शीश महल में दो पल को मेहमान हुए थे हम, आईने में अब तक अपना चेहरा ढूंढते हैं। शीश महल यानी ऐसा महल जिसकी दीवारें शीशों से पट्टी रहती हैं। पुराने जमाने में अमीर राजा अपने महलों में शीशे लगवा दिया करते थे सुंदरता के लिए और अपनी दौलत दुनिया को दिखाने के लिए। एक जगह चिराग जलाओ तो उसकी रोशनी दूसरे शीशों से टकराते हुए पूरे महल को जगमगा देती थी। पर क्या करें, कमबख्त बिजली ईजाद हो गई। बेचारे राजाओं को अपनी दौलत की नुमाइश के तरीके फिर बदलने पड़े। अब वो शीश महल की जगह ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं। ऐसी कई ऊंची ऊंची इमारतें आपको दुबई में देखने को मिल जाएंगी। दुबई में आज भी राजशाही है, राजा होता है वहां पे सुल्तान, रॉयल फैमिली है और होते हैं उनके आधुनिक शीश महल। और यहीं ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां राहत हसन की वो पंक्तियां जो हमने शुरू में सुनाई फिट बैठ जाती हैं कभी कभी कि शीश महल में दो पल को मेहमान हुए थे कोई, आईने में कोई अपना चेहरा ढूंढता हो। माफी के साथ दुबई की रॉयल फैमिली की महिलाओं की कहानी भी इसी तरह की। वो इन राजमहलों में अपने आप को कैद महसूस करती हैं, भागने की कोशिश करती हैं, उनका फ़ोन हैक करवाया जाता है, उनका अपहरण करवाया जाता है, रॉयल फैमिली के अपमान का इल्ज़ाम उन पर लगा दिया जाता है। और अब जो नया केस आया है उसमें तो रॉयल फैमिली की एक महिला को रातों रात दुबई पुलिस ने उठा ही लिया। करतूतें शुरू होती हैं खुद दुबई के राजा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से। दुनिया उन्हें आधुनिक दुबई का निर्माता कहती है, लेकिन उनकी अपनी बेटी राजकुमारी लतीफ़ा एक दिन दुनिया के सामने आकर कहती है कि मुझे अपने घर में घुटन महसूस होती है। इस घर से अपनी मर्जी से निकलने की आज़ादी नहीं है, इसलिए वो दुबई छोड़कर भागने की कोशिश करती है। समंदर के रास्ते देश से निकलती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हिंदुस्तान के तट के पास पकड़ लिया जाता है। उसे बेहोश करके प्राइवेट जेट से दुबई वापस भेजा जाता है। उसके बाद वो दुनिया के नाम एक वीडियो मैसेज जारी करती है, मदद मांगती है आज़ादी के लिए। मामला यही नहीं रुकता। कुछ समय बाद शेख मोहम्मद की पत्नी यानी दुबई की रानी भी अपने बच्चों को लेकर ब्रिटेन पहुंच जाती हैं। वहां से तलाक की लड़ाई शुरू होती है। अदालत में ऐसे इल्ज़ाम सामने आते हैं कि दुनिया का ध्यान फिर से उसी परिवार पर टिक जाता है। अब सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं था, सवाल यह था कि आखिर उस महल के भीतर ऐसा चल क्या रहा है कि राजा की बेटी और राजा की पत्नी यानी कि राजकुमारी और रानी दोनों उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो मामले थोड़े पुराने हो चुके हैं, कई लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों के जहन से निकल गए होंगे। लेकिन अब रॉयल फैमिली से एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसने फिर से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। इस बार करतूत दुबई के राजा की नहीं बल्कि उनके भतीजे की है। राजा शेख मोहम्मद के भतीजे हैं शेख सईद बिन मखतूम। 2015 में उनकी शादी होती है अजरबैजान की एक जिमनास्ट जैनब जावदली से। 3 बेटियां होती हैं। शुरू के 4 साल सब कुछ ठीक चलता है। जैनब अपनी खुशहाल ज़िंदगी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, तस्वीरें डालती हैं, खुश नज़र आती हैं। 3 बेटियां साथ में दिखती हैं। लेकिन 2019 में उनका तलाक होता है। अब बच्चों की कस्टडी के लिए दोनों के बीच कानूनी खींचतान शुरू होती है। पिछले कुछ वक्त से जैनब अपने बच्चों के साथ दुबई के एक होटल में रहती थी। न बच्चे बाहर निकलते थे और न ही जैनब कि कहीं शीश महल के राजा उन्हें गिरफ्तार न करवा लें। लेकिन अभी आशंका सच हो गई है। 4 जून 2026 को उनके वकील ने बताया कि जैनब को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके बच्चों का अभी कुछ अता पता नहीं है। इसलिए आज के शो में हम आपको जैनब की कहानी बताएंगे, जानेंगे कि दुबई की रॉयल फैमिली में क्या चल रहा है, वहां से महिलाएं क्यों निकलना चाहती हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। अगर दुबई के शाही परिवार की कहानी समझनी है तो सबसे पहले एक बुनियादी बात आपको समझनी होगी। बहुत से लोग दुबई और यूएई को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अमीरात का अंग्रेजी एमिरेट्स कर दिया इन लोगों ने, संयुक्त अरब अमीरात। ये है एक मुल्क, कन्फेडरेशन आप कह लीजिए। इसमें 7 अमीरात हैं, सिटी स्टेट्स हैं, कुछ कुछ सिटी स्टेट्स बड़े भी हैं। इनमें बड़ा है अबू धाबी, फिर दुबई है, शारजा है, अजमान है, उम अल क्वैन है, फुजैरा है और रास अल खैमा आते हैं। दुबई इनमें से एक अमीरात है जो बहुत पॉपुलर है क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना रहा बहुत लंबे समय तक। इसी तरह शारजा भी पॉपुलर है, लेकिन ये बाकी 5 भी हैं। इन दिनों यूएई के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो अबू धाबी के शासक भी हैं। दुबई के जो शासक हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। दिलचस्प बात यह है कि शेख मोहम्मद सिर्फ
दुबई के शासक ही नहीं हैं, वो यूएई के प्रधानमंत्री भी हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं। 2 पद हैं इनके पास, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी दुबई और यूएई की सत्ता में जो सबसे ताकतवर लोग हैं, इनमें उनका नाम शामिल है। दुबई पर मखदूम परिवार लगभग 200 साल से राज कर रहा है। आज जो आप चमकदार दुबई देखते हैं, आसमान छूती जो इमारतें देखते हैं, लग्जरी आइटम स्टोर्स है, वहाँ पे अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था, उसके पीछे इस परिवार का भी बड़ा योगदान माना जाता है। कई सालों तक दुनिया शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को एक सफल शासक, दूरदर्शी नेता और जो मॉडर्न दुबई है उसके निर्माता के रूप में देखती रही। लेकिन फिर उनके परिवार से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आई जिन्होंने इस चमकदार तस्वीर के पीछे की दुनिया पर सवाल खड़े की। शेख मोहम्मद राज परिवार में पैदा हुए थे, अच्छी जिंदगी उन्होंने जी, राजा बनने की उनकी संभावना भी थी, लेकिन क्योंकि एक बड़े भाई थे तो वही पहले राजा बने। परिवार के बिजनेस में हाथ बटाते रहे जब तक राजा नहीं हुए। 1990 में उनके पिता की मौत के बाद उनके बड़े भाई शेख मखदूम बिन राशिद दुबई के राजा हुए। शेख मोहम्मद अब भी अपनी जिंदगी बढ़िया जी रहे थे। 2 शादियां हो चुकी थी, 5 बच्चे हो चुके थे। उन्हीं में से एक बेटी थी शेख शमसा। साल 2000 में शमसा 19 बरस की हुई। उसी बरस वो अपनी बहनों के साथ ब्रिटेन में छुट्टियां मनाने के लिए जाती हैं। ब्रिटेन के छोटे से शहर में परिवार की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और एक दिन मौका देखकर शमसा वो घर छोड़कर लंदन की तरफ निकल पड़ती है। कुछ दिन चुपचाप बिना पहचान बताए लंदन में रहती हैं, लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा देर टिक नहीं सकी। कुछ वक्त बाद कैम्ब्रिज की एक सड़क पर कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर उनकी दुबई वापसी हो जाती है। अब यहीं से पहली बार दुनिया को पता चलता है कि दुबई की रॉयल फैमिली में कुछ तो दिक्कत है। बाद में शमसा बताती हैं कि महल में उन्हें घुटन महसूस होती थी, इस वजह से वो महल छोड़कर भागी थी। 2 साल बीतते हैं, लोग इस घटना को भूलने लगते हैं। फिर रॉयल फैमिली का एक और सदस्य महल से भागने की कोशिश करता है और ये कोई और नहीं, शमसा की ही बहन शेख लतीफ़ा थी। ओमान की तरफ से सीमा पार करने का प्लान था उनका। उनके साथ कुछ लोग भी थे जो मदद कर रहे थे, लेकिन सीमा के पास ही रोक लिया गया, वापस दुबई ले जाया गया। इसके बाद उनकी जिंदगी और ज्यादा निगरानी में बीती। 2 साल बाद यानी 2004 में शेख मोहम्मद एक और शादी करते हैं, जॉर्डन की राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन से। पढ़ी लिखी राजकुमारी, स्पोर्ट्स की शौकीन, पब्लिक लाइफ में पहचान, खुली सोच वाली राजकुमारी की थी। 2004 में जब उनकी शादी शेख मोहम्मद से हुई तो इसे 2 बड़े शाही घरानों का मिलन माना गया मिडिल ईस्ट में। उस समय बाहर की दुनिया में यही तस्वीर दिखती थी या दिखाई जाती थी कि ये रिश्ता बहुत मजबूत है, सब कुछ इसमें ठीक चल रहा है। शादी के बाद हया दुबई में रही भी, 2 बच्चे हुए। शुरुआत में सामान्य लग रहा था, हया कई बार अपने पति के साथ पब्लिक प्लेसेस में दिखती। 2 साल बाद शेख मोहम्मद के बड़े भाई का जब निधन हो जाता है तो वो दुबई के राजा भी बन जाते हैं। अब हया दुबई के राजा की पत्नी बन गई यहाँ से, पर उन्होंने राजमहल के किस्से सुन रखे थे। उन्हें शमसा और लतीफ़ा के बारे में बहुत अच्छे से पता था, लेकिन पहले उन्होंने बस सुना था सब कुछ। अब वो राजमहल में दोनों से मिल भी रही थी। लोगों को लगा कि राज परिवार में एक नया सदस्य आया है और अब शायद राजमहल से कई और कहानियां भी बाहर आएंगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। लगभग 16 साल तक दुबई की रॉयल फैमिली से जुड़ी कोई भी बात बाहर नहीं आई। शमसा और लतीफ़ा भी दुबई में ही रही, लेकिन 16 साल बाद एक के बाद एक तूफान आए। उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि इन सालों में रॉयल फैमिली में बहुत कुछ चल रहा था, बस वो रिपोर्ट नहीं हो रहा था। 16 साल बाद यानी साल 2018 में लतीफ़ा ने फिर एक बार दुबई से भागने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त टीना जोहियानेन के साथ तय किया कि वो इस बार बॉर्डर से नहीं बल्कि समंदर के रास्ते से भागेंगी। एक छोटी याट उन्होंने ली, नोस्ट्रोमो नाम की ये याट थी। योजना थी कि दुबई से समंदर के रास्ते बाहर निकलेंगी, फिर इंटरनेशनल वाटर्स पार करके किसी ऐसे मुल्क की तरफ बढ़ेंगी जहां वो आज़ाद रह सकें। मार्च 2018 में लतीफ़ा और टीना निकल पड़े। इस एस्केप में उनकी मदद कर रहे थे फ्रांस के एक पूर्व खुफिया अधिकारी हर्वे जॉबर्ट। शुरुआत में सब कुछ सही चला, धीरे धीरे समंदर में आगे बढ़ते रहे, अरब सागर तक आ गए और हिंदुस्तान के भी करीब। अब तक शेख मोहम्मद को लतीफ़ा के भाग जाने के बारे में ऑब्वियसली पता चल चुका था। उन्होंने लतीफ़ा के यार्ड का पीछा करवाया, दूसरे मुल्कों से मदद ली। जॉबर्ट को पता चला कि जब कुछ खतरा है तो उन्होंने एक इंडियन जर्नलिस्ट से संपर्क भी किया, लेकिन गोवा के तट के पास भारतीय एजेंसी ने उन्हें पकड़ लिया और फिर लतीफ़ा को वापस भेजा गया। 2018 में पहला तूफान आया और 1 साल बाद शेख मोहम्मद की वाइफ हया भी उनका साथ छोड़कर गई।
अकेले नहीं गई, अपने साथ बच्चों को भी ब्रिटेन ले गई और वहां जाते ही उन्होंने असाइलम मांगा। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन के हाई कोर्ट के फैमिली डिवीजन में केस दायर किया और कहा कि मैं अपने बच्चों को उस जगह नहीं रख सकती, वहां मेरे बच्चों की मर्जी के खिलाफ काम होता है, वहां वो सेफ नहीं है, इसलिए वो ब्रिटेन में रहेंगी और दुबई के राजा शेख मोहम्मद से तलाक लेंगी। केस शुरू हुआ, पर शेख मोहम्मद लगातार इल्जामों से इनकार ही करते रहे। 2019 के बाद से शेख मोहम्मद ने प्रिंसेस हया और उनके लॉयर की टीम का फोन भी हैक करवाया। इस हैकिंग में उन्होंने गेस व्हाट, पेगासस का सहारा लिया था। हया की लॉयर्स की टीम में टोरी पार्टी के भी एक मेंबर थे, उनका भी फोन हैक करवाया गया। ब्रिटेन की हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो पता चला कि शेख मोहम्मद हया को धमकियां दिलवाते थे। कोर्ट ने कहा कि शेख मोहम्मद ने जो पोम यू लिव्ड यू डाइड पब्लिश करवाई थी, वो भी हया को धमकी देने के लिए ही किया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी लिखा गया था कि शेख को हया के एक अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने हया के साथ ऐसा किया। अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं कि उनका किसी ब्रिटिश एक्सामी बॉडीगार्ड के साथ कुछ संबंध था। 3 साल तक केस चला और अंत में 2021 में ब्रिटेन की अदालत ने हया के हक में ही फैसला सुनाया। 550 मिलियन पाउंड्स का डिवोर्स सेटल हुआ, यानी लगभग 7,000 करोड़ रुपए। इसमें से आधी रकम एक मुश्त कैश देने का हुक्म मिला था और 2 लग्जरी घर देने का भी आदेश था। इस तरह कहानी का एक तरह से अंत हुआ और हया आज अपने बच्चों के साथ ब्रिटेन में ही रहती हैं। 2021 के बाद दुबई की रॉयल फैमिली के अंदर की खबरें आनी फिर एक और बार बंद होती हैं। लगा कि प्रिंसेस हया के साथ तलाक के बाद सब ठीक हो गया, सब शांत हो गया, लेकिन अब शेख मोहम्मद के भतीजे ने रवायत तोड़ी है। 4 जून को सईद बिन मखतूम के हुक्म के बाद उनकी एक्स वाइफ ज़ैनब जवादली को गिरफ्तार किया गया। अब ये कहानी क्या है, ये जानिए। ज़ैनब जवादली की कहानी दुबई से नहीं बल्कि अजरबैजान की राजधानी से शुरू होती है, बाकू से। साल 1991 में जन्मी ज़ैनब किसी शाही परिवार से नहीं थी, सामान्य अजरबैजानी खानदान था उनका। बचपन से ही उन्हें जिम्नास्टिक्स का शौक था और बहुत कम उम्र में उन्होंने इस खेल की ट्रेनिंग शुरू भी कर दी थी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और वो अजरबैजान की नेशनल जिम्नास्टिक टीम तक पहुंच गईं। कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने हिस्सा लिया। 2007 और 2009 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में अजरबैजान की टीम ने ब्रोंज मेडल जीता, जबकि 2009 की यूरोपियन चैंपियनशिप में टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया। उस समय ज़ैनब को अजरबैजान की सफल महिला खिलाड़ियों में गिना जाने लगा था, लेकिन खेल की दुनिया में उनका सफर बहुत लंबा नहीं चल पाया। 2012 में एक चोट लग गई तो करियर को बड़ा झटका लग गया और उन्हें पेशेवर प्रोफेशनल जिम्नास्टिक्स को छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कोचिंग शुरू की, बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। पहले तुर्की में बच्चों को ट्रेनिंग दी और बाद में बाकू लौटकर अपना जिम्नास्टिक स्कूल भी खोला। इस वक्त तक उनकी जिंदगी पूरी तरह से खेल के इर्द गिर्द घूम रही थी और शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि कुछ साल बाद उनका नाम किसी शाही परिवार के साथ जुड़ जाएगा। हुआ ये कि साल 2015 में अजरबैजान के गबाला शहर में एक इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन हुआ। इस कंपटीशन में उनकी मुलाकात दुबई के शाही परिवार के सदस्य सईद बिन मखतूम बिन राशिद अल मखतूम से हुई, दुबई के राजा शेख मोहम्मद के भतीजे से। अब सईद कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, उनके पिता भी दुबई के राजा रह चुके थे, खुद भी स्पोर्ट्स के शौकीन थे, खुद 5 ओलंपिक गेम्स में यूएई को रिप्रेजेंट कर चुके थे और अरब दुनिया में एक जाना पहचाना वो चेहरा थे। 2015 की मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती होती है, शादी हो जाती है। शादी की खबर ने अजरबैजान में भी खूब चर्चा बटोरी थी जब 2015 में हुई, क्योंकि ज़ैनब खुद एक बड़ी खिलाड़ी थी। शादी के बाद ज़ैनब की जिंदगी लेकिन पूरी तरह बदली। बाकू से वो दुबई आईं और शाही जीवन का हिस्सा बनी। आलीशान महल, पर्सनल स्टाफ, ये सब उनकी नई जिंदगी का हिस्सा थे। बाद में उनकी 3 बेटियां हुई और बाहर से देखने पर वंस अगेन किसी परी कथा जैसा सब कुछ लगता था। सोशल मीडिया पर परिवार की तस्वीरें आती थी, लग्जरी लाइफ उनकी दिखती थी, शाही ठाट बाट नजर आता था और ऐसा लगता था कि ज़ैनब की जिंदगी में सब कुछ ठीक ही चल रहा है। लेकिन 2019 में उनका और सईद का रिश्ता टूटा और दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद शुरू हुई बच्चों की कस्टडी की लड़ाई। सईद नहीं चाहते थे कि बच्चे ज़ैनब के पास रहें। 2020 में ज़ैनब एक वीडियो जारी करती हैं जिसमें वो रोती हुई दिखाई देती हैं, दावा करती हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है और उनकी बेटियों को उनसे दूर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने फिर एक ब्रिटिश वकील हायर किया। ज़ैनब ने अपने बच्चे अपने पास रखे और वो दुबई के एक होटल में रही, न खुद बाहर निकलती, ना ही अपने बच्चों को बाहर निकलने देती।
सईद कोर्ट में कहते हैं कि इससे बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है क्योंकि होटल से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए उन्हें बच्चों की कस्टडी चाहिए, लेकिन कोर्ट कोई आदेश देती नहीं। अब 4 जून को अचानक खबर आई है कि ज़ैनब को अगवा कर लिया गया है। दुबई पुलिस अपने साथ ले गई है उन्हें, और वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता, उनके बच्चे कहाँ हैं ये जानकारी भी सार्वजनिक नहीं है। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बीबीसी को ये जानकारी बस दी है कि ऐसा सईद की शिकायत पर किया गया है। दुबई के राजा के भतीजे की शिकायत पर यह सब हो रहा है। क्या वहां की अदालत निष्पक्ष रूप से ज़ैनब की बात सुनेगी, ये वक्त बताएगा। पर इस केस ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया है कि दुबई के रॉयल फैमिली के अंदर सब कुछ वैसा तो नहीं है जैसा बाहर से दिखता है। इन चमचमाती इमारतों के पीछे कई रहस्य भी छिपे हैं। हमें इंटरेस्टिंगली कुछ दिनों में ये भी मालूम चलने वाला है कि जितनी फिक्र वेस्ट को और बाकी दुनिया को भी ईरान की महिलाओं की थी, क्या उन्हें यूएई की महिलाओं की भी उतनी ही फिक्र होती है। इसी नोट पर हम राजदूत के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।